आज की कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की कहानी है जिसका कत्ल होता है और उसके कत्ल की साजिश महीनों पहले रची जाती है और जो उसका कातिल होता है वो उसके बहुत करीब का होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुर्म तक। अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं आपको क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। इस देश में, समाज में, इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे क्राइम और अपराध हैं जो कभी किस्से कहानी बन जाते हैं। हालांकि कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें जुर्म ना हुआ हो और ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो रिश्तों में ना हुआ हो। ऐसे ही एक अपराध और क्राइम की कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये कहानी है उडुपी की। इंडिया में एक जगह है उडुपी, साउथ में, वहाँ की एक कहानी है। उडुपी शहर से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम होता है भास्कर शेट्टी। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने जोश, अपने जुनून की दम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करता है। सऊदी अरब में वो एक सुपरमार्केट की चेन खोलता है। कई सारी दुकानें होती हैं और उसका बिजनेस होटल का भी होता है। ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बिजनेस अच्छा था, ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया गुजर रहा था। लेकिन 2015 आते आते उसे एहसास होता है कि जो उसकी बीवी है राजेश्वरी शेट्टी, उस राजेश्वरी शेट्टी का किसी ज्योतिषी के साथ में नाजायज संबंध है। वो किसी ज्योतिषी के साथ एक नाजायज रिश्ते में है। जब उसको ये जानकारी मिलती है, जब उसे ये एहसास होता है, तो वो अंदर से टूटने लगता है और सोचने लगता है इन सारी चीज़ों पे। और वो इस शक को लेकर बहुत परेशान होता है और अपने मन में सोचता है, अपने आप से कहता है कि अभी इस बात पर उंगली उठाना उचित नहीं होगा, क्योंकि पहले कोई सबूत होना चाहिए, तब उंगली उठाना सही रहेगा। और इसी कोशिश में वो लगा रहता है, सबूत जुटाने की कोशिश में। फिर वो कुछ जासूसी करवाता है और भी कुछ चीज़ें करता है और सऊदी अरब में रहता है। वो फिलहाल में वो सऊदी अरब में रह रहा है। उसके दिमाग में ये शक आता है कि उसकी बीवी का जो है एक ज्योतिषी के साथ में नाजायज रिश्ता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, शक दिल में घर कर चुका होता है, जिंदगी जैसे कि तार तार सी होने लगती है, सब कुछ ठीक रहता है, कहानी आगे बढ़ती है। लेकिन उसका जो एक बेटा होता है जिसका नाम होता है नवनीत शेट्टी, वो बीमार रहता है। उसकी तबीयत खराब होती है, उसे कहीं से भी किसी भी चीज़ में कोई आराम नहीं मिल रहा होता है। कुछ लोग उसे बताते हैं, उसकी बीवी को बताते हैं कि इधर उधर तब से तुम्हारा इलाज चल रहा है बेटे का, लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा है। कुछ लोग उसको सलाह देते हैं कि एक ज्योतिष हैं जिनके पास जाओ, जहाँ हो सकता है कि तुम्हारे बेटे को आराम मिले और सब कुछ ठीक हो जाए। तब राजेश्वरी उस ज्योतिष से मिलती है जिसका नाम होता है निरंजन भट्ट। राजेश्वरी की मुलाकात होती है बेटे के साथ, बेटे को देखता है और उसका इलाज उपचार, अपनी जो भी पूजा पाठ, यज्ञ सामग्री, जो सारी चीज़ें जो होती हैं, इनसे वो करने लगता है। सब कुछ ठीक है। बेटे के इलाज के लिए सारे यज्ञ, पूजा पाठ, हवन सब कुछ हो रहा है। तभी राजेश्वरी जो होती है वो कहती है, अच्छा, राजेश्वरी जो है वो काली माता की एक भक्त होती है बहुत बड़ी। तो तभी वो निरंजन से कहती है कि उसे काली माता के दर्शन करने जाना है, तो उसे बंगाल ले चलो। अपने बेटे को साथ लेकर काली माता के लिए बंगाल जाते हैं ये लोग। घर में भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि अब इधर घर वाले हैं और उधर जो इनके पति हैं वो सऊदी अरब में है। ये जाते हैं, बंगाल जाते हैं, काली माता के दर्शन करते हैं, वहाँ से लौटते हैं।
फिर वहाँ से ये मुंबई पहुँचते हैं। मुंबई आकर नवनीत जो होता है वो अपने कजिन के घर चला जाता है, और ये जो राजेश्वरी है और निरंजन भट्ट है, ये दोनों एक लॉज में रुकते हैं। सब हो रहा है, लेकिन जो भास्कर शेट्टी है सऊदी में बैठे हुए, उसको सब पता चल रहा है, क्योंकि उसके कुछ जासूस या जो भी हो जो उसको खबर दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, वो उसको सारी चीज़ें बता रहे हैं। इस दरमियान होता यह है कि ये जो राजेश्वरी है, इसने अपने इस ज्योतिष को, पंडित को बड़े महंगे महंगे गिफ्ट दिए। एक गाड़ी गिफ्ट दी, एक घर दिलवा दिया गिफ्ट में, और यहाँ इनका प्रेम प्रसंग अपनी चरम सीमा पर है। सब कुछ चल रहा है उनका वैसा ही। एक इंसान सऊदी अरब में बैठा हुआ है अपने परिवार की खातिर, और यहाँ उसकी जो बीवी है वो उसके खून पसीने की कमाई, मेहनत की कमाई किसी बाबा या ज्योतिष पर लुटाई जा रही है। ये सब कुछ चल रहा होता है, तभी मई 2016 आ जाता है। अब तक भास्कर को यकीन हो जाता है कि उसका शक जो है वो यकीन करने लायक है, और अभी तक जो उसने शक किया था वो बिल्कुल वही बात है, सच है। वो मई 2016 में इंडिया आता है, राजेश्वरी से बात करता है और उससे कहता है कि देखो ऐसी ऐसी बात है और तुम्हारा ये एक नाजायज़ रिश्ता चल रहा है उस ज्योतिष के साथ में, निरंजन भट्ट के साथ में, ये सब बातें बताता है। तो राजेश्वरी कहती नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है और ऐसा कुछ नहीं है। जब वो नहीं मानती तो वो कुछ तस्वीरें दिखाता है। अब जब वो तस्वीरें दिखाता है तो उनकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें होती हैं जो वो दिखाता है। तो इस पर भी राजेश्वरी जो है अपनी सफाई पेश करती है और बोलती है कि ये मुझे एक स्किन प्रॉब्लम थी और उस स्किन प्रॉब्लम का उपचार हो रहा था। जो ज्योतिष जी हैं, जो महाराज जी हैं, वो उसका इलाज कर रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। और ये बात हो जाती है इनकी। तभी राजेश्वरी कहती है, अपने मन में सोचती है, अभी भास्कर इंडिया में है, ये सब बातें हो चुकी हैं उनकी, लेकिन अब राजेश्वरी को जो ये चीज़ खटकने लगी थी कि अब भास्कर को सब कुछ पता चल गया है। अब ये जो आलीशान लाइफ वो जी रही है, जो शान शौकत की ज़िंदगी है, दुनिया भर का जो ऐशो आराम चल रहा है, दौलत है, इतना सब कुछ है, कहीं भास्कर शेट्टी उसको इससे बेदखल ना कर दे। और अगर वो बेदखल कर देता है तो उसकी ये ऐशो आराम की ज़िंदगी और ये चैन सुकून और ये लाइफ स्टाइल, ये महंगे महंगे शौक, ये सारी चीज़ें कैसे पूरी होंगी। ये बात उसके दिमाग में चलने लगती है, घूमने लगती है, और वो अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगती है। इधर सब कुछ ठीक है, भास्कर अपना दिमाग चला रहा है कि क्या होगा। राजेश्वरी को ये भी पता होता है कि ये करोड़ों की दौलत है, इंश्योरेंस है, सारी चीज़ें हैं, ये सब हाथ से निकल जाएगा। अब राजेश्वरी का जो बेटा होता है नवनीत, वो भी ये सब सोचता है कि मम्मी डैडी के बीच में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसके हाथ से भी सब कुछ निकल जाए। ये दोनों लोग सोचने लगते हैं और ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों को कुछ ना मिले। फिर माँ और बेटे दोनों मिलकर भास्कर को रास्ते से हटाने की एक कोशिश करते हैं और एक साजिश रचते हैं। ये साजिश इनकी, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है भास्कर को या किसी को, कोई भनक तक नहीं है। अब जब ये साजिश इनकी होती है
तो उसमें निरंजन भट्ट को भी शामिल किया जाता है। अब निरंजन भट्ट और राजेश्वरी और उसका बेटा नवनीत, ये तीनों मिलकर जो राजेश्वरी ने जो मकान गिफ्ट में दिया था निरंजन भट्ट को, ये उस मकान पर पहुंचकर प्लानिंग करते हैं। अब ये प्लानिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे ख़त्म किया जाए, इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। पहले ये सोचते हैं कि स्लो पॉइजन दिया जाए, फिर उनको लगता है कि नहीं, स्लो पॉइजन से तो काफ़ी टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, और इनको जो सब कुछ करना है वो सब जल्दी करना है। फिर ये सोचते हैं कि चलो किसी पानी के ड्रम में डाल दो, वहाँ डुबो के इसकी हत्या कर दो, लेकिन वो भी प्लान ये छोड़ देते हैं। फिर इनके दिमाग में आता है कि गोली मारकर हत्या कर देते हैं। अभी निरंजन भट्ट और ये इसका बेटा नवनीत, ये लोग पिस्टल ढूंढने के इंतजार में, मतलब पिस्टल ढूंढते हैं। अब इनको वो पिस्टल भी नहीं मिल पाता है, तो ये प्लान भी इनका ड्रॉप हो जाता है। ये अपनी सारी प्लानिंग चला रहे होते हैं, सब कुछ चल रहा होता है कि भास्कर शेट्टी को कैसे रास्ते से हटाया जाए। तभी जुलाई 2016 आ जाता है। 25 या 26 जुलाई 2016 की बात है। भास्कर शेट्टी अपने वकील को बुलाते हैं और ये एक वसीयत लिखवाते हैं, और उस वसीयत में लिखवाते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरी माँ को मिलनी चाहिए। और उस वसीयत में ये भी लिखवाया जाता है कि अगर मुझसे पहले अगर मेरी माँ की मौत हो जाती है तो मेरी जो प्रॉपर्टी है उसका 10% मेरी तीनों बहनों को मिलना चाहिए, और जो बचता है 70% वो मेरे तीनों भाइयों को मिलना चाहिए, और जो मेरा जो बिजनेस है वो मेरे तीनों भाई आगे चल के उसको टेक ओवर करेंगे। ये वसीयत बनती है 25 जुलाई या 26 जुलाई 2016 को। और मेरी बीवी राजेश्वरी और मेरे बेटे नवनीत, इन दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये इधर वसीयत बन जाती है। इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी थी जो रेंट पर थी, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ इंश्योरेंस होते हैं। अभी मामला जो होता है वो करोड़ों का होता है। बहुत बड़ा बिजनेसमैन होते हैं भास्कर शेट्टी, तो करोड़ों का मामला होता है। अब ये बात जो है माँ बेटे को पता चल जाती है, और तभी इन दोनों का दिमाग ठनक जाता है और इनका दिमाग घूम जाता है कि ये क्या किया, ये तो नई वसीयत बन गई, और यहाँ से हमको तो कुछ नहीं मिल रहा है। वो सारी प्रॉपर्टी अपने बहन और भाइयों में चली जाएगी इसकी मौत के बाद। और ये सोचते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे अमल हो उससे पहले ही, इस वसीयत पे अमल हो उससे पहले ही भास्कर शेट्टी को रास्ते से हटाना सही रहेगा। 28 जुलाई 2016 आ जाता है। अभी जो भास्कर शेट्टी है इंडिया में ही है, क्योंकि इनको अगस्त में जाना था, तो अभी ये जुलाई चल रहा है, तो 28 जुलाई 2016 आ जाता है। भास्कर शेट्टी अपने होटल दुर्गा से 3 बजे घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं। नहाने के बाद निकलते हैं, तो सबसे पहले जैसे ही वो बाथरूम से निकलते हैं तो धोखे से उनके ऊपर एक पेपर स्प्रे फेंका जाता है उनकी आंखों पर, ताकि उनको कुछ दिखाई ना दे और वो बेहोश हो जाएं। अब जब ये पेपर स्प्रे फेंक दिया, वो बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। तभी उनकी पत्नी आती है, हाथ में जिसके एक लोहे का रोड होता है। वो लोहे का रोड उनके सर के पीछे के हिस्से में मार देती है, वो गिर जाते हैं। तभी ये पंडित जो ज्योतिषी है और इनका जो बेटा जो नवनीत है, दोनों पकड़कर जबरदस्ती भास्कर शेट्टी के मुंह में जहर डालते हैं। फिर देखते हैं
फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर ज़बरदस्ती थोड़ा सा और जहर डालते हैं उनके मुंह में। अब इन्होंने जहर डाल दिया, उसके बाद में ये इंतज़ार करते हैं कि मौत होती है कि नहीं होती है, और तकरीबन 4 साढ़े 4 के दरमियान मौत हो जाती है। अब ये शाम होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब शाम हो जाती है। अब ये जो भास्कर शेट्टी का जो बंगला नुमा जो घर था, उससे ये तीनों निकलते हैं, भास्कर शेट्टी की लाश को डिग्गी में डालते हैं और ये सीधे पहुंचते हैं उस घर में जो राजेश्वरी ने इस ज्योतिष को गिफ्ट में दिया था। ये घर जो होता है काफ़ी शहर से थोड़ा दूर एक सुनसान इलाके में होता है, जहाँ ये तीनों लोग पहुँचते हैं। इससे पहले ये जो निरंजन भट्ट जो ज्योतिष होता है, ये करता क्या है कि इसकी माँ की तबीयत खराब थी, तो अपनी माँ को बोलता है कि मम्मी आपके यहाँ पर ये ठीक से आपकी दवा और इलाज नहीं हो पा रहा है, आप जो है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। माँ कहती है ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है वो। अब जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है तो उसकी तीमारदारी के लिए, देखभाल के लिए एक अटेंडर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये अपने बाप को बोलता है कि आप वहाँ उनको जाके सेवा करो, उनको देखो, आप माँ बाप अब दोनों हॉस्पिटल में हैं। अब ये शाम को अपनी गाड़ी की डिग्गी में लाश को डालकर भास्कर शेट्टी की घर पहुँचते हैं। घर पर बाकायदा एक हवन कुंड तैयार किया जाता है, एक बड़ी चिता के जैसा, जैसे एक चिता जलाई जाती है वैसे ही एक हवन कुंड तैयार किया जाता है। सारी तेल सामग्री, घी सामग्री, जो सब कुछ चीज़ें होती हैं वो होता है, और उस हवन कुंड में भास्कर शेट्टी की लाश को डाल दिया जाता है। अब बाकायदा यहाँ पर घंटियाँ बज रही हैं, मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, पूजा पाठ हो रहा है, और ये तीनों लोग यहीं पर हैं अभी, जिसमें निरंजन भट्ट, राजेश्वरी और भास्कर शेट्टी का बेटा, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी उस वक्त, जिसका नाम था नवनीत, वो भी वहीं है। हवन कुंड में लाश को डाल दिया गया है, मंत्र हो रहे हैं, घंटियां बज रही हैं, यज्ञ की तरह हो रहा है, एक बड़ी सी चिता जल रही है। इसी वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है तो इनका जो ड्राइवर होता है वो अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो उसे एक गंध सी महसूस होती है। वो सोचता है कि ये हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, लेकिन इसमें से गंध आ रही है। हालांकि वो एक इंसानी लाश की गंध होती है जो कि आ रही होती है। तो वो आके पूछता है कि इसमें से ये गंध कैसी आ रही है। तो निरंजन भट्ट कहता है कि जो नवनीत है उसके इलाज और उपचार के लिए 9 मुर्गों की बलि दी गई है, जो कि इस हवन कुंड में डाले गए हैं, और ये उन्हीं की गंध है। फिर वो लोग उसको बाहर भेज देते हैं, बाहर चला जाता है। अब ये लाश जल चुकी होती है, यज्ञ समाप्त हो चुका होता है इनका, जो भी कर रहे थे। अब ये लाश की जो राख होती है, उसमें से लाश की जो हड्डियां होती हैं, ये उनको बीन रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता था, पढ़े लिखे लोग थे, कि अगर इसमें से अगर कुछ ऐसा कोई सबूत मिलता है, डीएनए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इन सारे सबूतों को मिटा देना चाहिए। तो ये ढूंढ रहे होते हैं। तभी रात में अचानक से फिर वो ड्राइवर वापस आ जाता है। अब ये सब लोग उस राख में से हड्डियाँ बीन रहे होते हैं। अब हालांकि ये राजेश्वरी जो थी वो उस ड्राइवर की मालकिन थी, तो वो कहता है ठीक है, मैं भी आपकी मदद कर देता हूँ। तो वो भी उस राख में से कुछ बीनने लगता है। लेकिन जब वो राख में से हड्डियाँ बीन रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तब उसे समझ में आता है कि ये तो इंसानी हड्डी है। फिर वो पूछता है कि हाँ, ये क्या सब चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो लोग उसे बताते हैं, फिर उसे डराते और धमकाते हैं कि देखो, ये भास्कर शेट्टी की लाश थी जिसकी हड्डियाँ तुम बीन रहे और हम बीन रहे हैं। हमने उसे मार दिया है, और अगर तुम चुप नहीं रहे तो हम तुम्हें भी जान से मार देंगे। इससे अच्छा ये होगा, या तो तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें पैसे देंगे। ड्राइवर के मन में लालच आ जाता है, वो भी इनके साथ शामिल हो जाता है। अब 29 जुलाई होती है। 29 जुलाई की उसकी जो भास्कर शेट्टी है, उनकी माँ कॉल करती है। फ़ोन लग रहा होता है लेकिन फ़ोन उठ रहा नहीं होता है, तो ये बड़ी परेशानी होती है। 29 जुलाई को जो इनकी जो माँ थी, गुलाबी देवी, वो पुलिस को कंप्लेंट करती हैं कि मेरा बेटा है, ऐसे ऐसे उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, मुझसे बात कर रहे हैं, फ़ोन लग नहीं रहा है, और हमें शक है कि हमारी बहू ने ही उसको कुछ किया है। अब ये बहू और जो बेटा
साफ इनकार करते हैं इस बात से कि नहीं हमें कुछ नहीं पता, हम कुछ नहीं जानते। और वो इनकी जो माँ होती हैं वो इस ज्योतिष के बारे में भी बताती हैं। तो अब इसमें सबसे कमज़ोर जो होता है वो ज्योतिष होता है। तो उससे पूछा जाता है, उसको पकड़ा जाता है, लेकिन जब उसको जैसे पहले इधर उधर वो भागता है फिर वो पकड़ में आ जाता है। जब वो पकड़ में आता है तो जब वो अपना मुंह खोल रहा होता है उससे पहले ही वो उसके हाथ में एक हीरे की अंगूठी होती है, उसको निगल लेता है। फिर अचानक से उसको हॉस्पिटल लिया जाता है, लेके जाया जाता है, उसकी जान बचाई जाती है, क्योंकि हीरे की अंगूठी में एक तरीके का जहर होता है, वो मर सकता था। तो पुलिस जो भी है उसको बचाते हैं। फिर जब वो बच जाता है तब वो अपना पूरी तरीके से मुंह खोलता है और फिर अपना एक वाले जुर्म करता है कि हाँ ऐसे ऐसे ये हुआ है और हम सब ने ये किया है। अब ये सब कुछ होने के बाद में 4 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, मुकदमा चलता है, केस कार्रवाई चलती है। हालांकि ये बड़े लोग होते हैं, ये हमेशा जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देते हैं, लेकिन इनकी अर्जी हमेशा खारिज कर दी जाती है। उसके बाद करीब 4 साल ये फैसला चलता है। 4 साल के बाद फैसला यह आता है कि जो ड्राइवर था उसको बरी कर दिया जाता है। और ये जब मुकदमा चल रहा होता है, इन्वेस्टिगेशन चल रही होती, तब ये भी लगता है कि जो निरंजन भट्ट था इसके माता पिता का भी कोई हाथ है या नहीं है। तो ये इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन पता चलता है नहीं इसमें इनका कोई ऐसा हाथ नहीं है। और बाकी की जो 3 लोग होते हैं, जिसमें निरंजन भट्ट जो कि एक ज्योतिष हैं, और भास्कर शेट्टी की वाइफ जिसका नाम राजेश्वरी, और भास्कर शेट्टी का बेटा जिसकी उम्र 20 साल थी, नवनीत, इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। तो यह होता है कोर्ट का फैसला। निचली अदालत अपना फैसला सुना चुकी होती है। तो ये थी एक कहानी जो दौलत और हवस के लालच में एक रची गई साजिश, जिसने एक बिजनेसमैन की हत्या की, और उस हत्या में उस बिजनेसमैन का सगा बेटा और उसकी बीबी, इन दोनों ने साजिश रची और उसको मौत के घाट उतारा। तो जो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे ऐसा कोई जुर्म नहीं है और ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो एक दूसरे से कनेक्शन ना रखता हो। यहाँ हर रिश्ते में जुर्म होता है और हर जुर्म में कोई ना कोई रिश्ता होता है। तो ये थी एक दर्द भरी कहानी भास्कर शेट्टी जी की, जिनके साथ में छल फरेब धोखा सब कुछ हुआ और इस हद तक हुआ कि उनकी जान भी ले ली गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये कहानी पहले कहीं सुन रखी है तब भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे द्वारा अगर बनाए गए वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक व्यूअर्स नहीं होंगे, सुनने वाले नहीं होंगे, तब तक सुनाने का वो मज़ा नहीं आता है। ये मेरा एक शौक़ है जो मैं आप सब लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि कोई कहानी या कुछ किस्सा मैं किसी को सुनाऊँ और लोग सुने। जब लोग व्यूअर्स होंगे मेरे पास में तब मैं और अच्छे से कहानियाँ सुनाऊँगा और सब कुछ ठीक करूँगा। बैकग्राउंड में जैसे कि ये नॉइस आ रही है, अब इधर उधर के साउंड आते हैं, तो अब यहाँ पर इतना साउंड प्रूफ ऐसा सिस्टम कुछ है नहीं। ये नॉर्मल एक घर है जिसमें बैठ के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब आसपास में काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो ये जो साइड से जो आवाज़ें आती हैं इनको आप इग्नोर कीजिए। बाकी अगर मेरे वीडियो में कोई कमी लगती है तो मुझे बताइए, और मुझसे अगर कोई गलती होती है कहानी सुनाने वक्त तो मुझे सुझाव दीजिए। आपकी सलाह और आपकी एडवाइस पर मैं ज़रूर काम करूँगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। में मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी में, किसी नई जुर्म और रिश्ते को तार तार कर देने वाली कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा वाक़या। तब तक सुरक्षित रहें, ठीक रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।